फोटोसिंथेसिस में अब तक जो हमने समझा है उसके बाद लास्ट लेक्चर में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जो हम रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की कि CO2 और H2O ये लाइट की प्रेजेंस में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं C6H12O6 और साथ में रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। तो इसको जो आप शर्करा बोल रहे हैं ये बेसिकली सिंपल ग्लूकोज होता है, आप इसको शुगर भी कह सकते हैं। हमारी आज की कोशिश यही होगी कि ये फाइंड आउट करना कि किस स्टेप में CO2 यूज़ हो रही है और किस रिएक्शन में H2O यानी कि वाटर यूज़ हो रहा है और लाइट का क्या रोल है पूरे के पूरे प्रक्रिया में जिसमें कि शुगर का फॉर्मेशन यानी कि शर्करा का निर्माण होता है और ऑक्सीजन कहाँ कैसे किस स्टेप पर रिलीज होती है, मुक्त होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं शुगर फॉर्मेशन। इसको समझने के लिए दिमाग में ये फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है कि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, सबको पता है कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, खासकर जो क्लोरोफिल रिच होते हैं या क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग होते हैं, वहाँ पे होती है और ये जनरली आउटर साइड में प्रेजेंट रहते हैं। एक लीव्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो और लीव्स को अगर हम सेक्शन कटिंग करके देखें तो उसमें हमें दिखता है लीव की एनाटॉमी या लीव यानी पत्ती की आंतरिक संरचना। इसकी एनाटॉमी जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दिमाग को ये पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो आखिर प्लांट के किस हिस्से में हो रही है। किस हिस्से का मतलब है लीव्स में हो रही है, सबको पता है, लेकिन लीव्स में भी बहुत सारे भाग होते हैं, उनमें से किस हिस्से में किस भाग में हो रही है। तो लीव का अगर आंतरिक संरचना अगर आप देखोगे तो उसमें आपको बाहर की तरफ क्यूटिकल दिखती है, एक जनरल फटाफट मैं आपको बता देता हूँ, फिर एपिडर्मिस, फिर अंदर की तरफ सेल्स होती हैं जो बेलनाकार सेल्स हैं, इनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। बाकी नीचे की जो रेंडमली अरेंज सेल्स हैं इनको स्पॉन्जी सेल्स कहते हैं। बीच में आपको ये ब्लू और रेड जाइलम फ्लोएम दिखेंगे जिनको संवहन बंडल कहा जाता है, जो कि ब्लू कलर की एक कह सकते हो आसमानी कलर के घेरे से, जिसको बंडल शीट कहते हैं, उससे घिरे हुए हैं। फिर इस पत्ती की आंतरिक संरचना में से कोई भी एक सेल का अगर आप मैग्नीफाइड व्यू बड़ा करके देखोगे तो सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिखते हैं, जो कि आपने कोसा अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपने जाना होगा कि न्यूक्लियस होता है, साइड में रिक्तिका होती है, इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है जिसकी हम बात करेंगे अभी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही होती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। सेल में अगर हम क्लोरोप्लास्ट निकाल लें और इसको बड़ा करके देखें तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर कुछ सिक्के के ढेर जैसे दिखते हैं। इन सिक्के के जो ढेर हैं इनको हम बोल देते हैं ग्रेना। ठीक है, इसके अलावा नीचे वाले डायग्राम में देखो आपको और क्लियर हो जाएगा, वैसे इसमें भी दिख रहा होगा, ये जो सिक्के के ढेर हैं ये ग्रेना है। ठीक है, और एक सिक्के को दूसरे सिक्के से जोड़ने वाला जो हिस्सा है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लेमेला। ठीक, तो ये क्लोरोप्लास्ट का 3D व्यू है जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्लोरोप्लास्ट बाहरी रूप से जो एनवलप रूप से दो परतों से घिरा होता है, उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक सिक्के के ढेर जिनको हम ग्रेना कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं देखो मेंशन होगा। ठीक है, ग्रेना कहाँ लिखा है बता दे भाई, थाइलेकोइड, ग्रेना लेमेला स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स लिखा है, यही मेंशन कर रखा है। तो ये जो एक ढेर है इसको बोल दिया ग्रेना।
ग्रेना जिस लिक्विड येलोइस कलर का, पीले कलर का जो लिक्विड दिखाया गया है यहाँ पे, ये बताया गया है कि ये एक द्रव्य पदार्थ होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः क्लोरोप्लास्ट में दो चीज़ आपको मिली, एक लिक्विड या फिर तरल पदार्थ जिसको स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है, और कई सारे ढेर जिनको ग्रेना के नाम से जाना जाता है। अब हम फिर से अपनी रिएक्शन पे आते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या कहती है कि जब CO2 और पानी मिलते हैं तो ये लाइट की उपस्थिति में शुगर का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसको हम इंसान या बाकी अन्य जानवर श्वसन के जरिए लेते हैं। ठीक, अब इसमें भी हम क्लोरोप्लास्ट में अगर एक ढेर को बाहर निकाल लें और ढेर को बाहर निकाल के हम देखें तो ये एक तरह का पूरा एक ग्रेना है, और एक कॉइन को कहते हैं थाइलेक्वाइड। ठीक है, थाइलेक्वाइड को अगर काटोगे तो उसमें भी आपको अंदर एक कैविटी दिखेगी जिसको साइंस की भाषा में ल्यूमेन कहा जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है एक थाइलेक्वाइड में, इसको कट करके जो अंदर का येलोइस स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोला जाता है ल्यूमेन। ठीक है, इस ल्यूमेन का मैग्नीफाइड व्यू ये है। बात आ रही समझ में इतनी? तो हमें समझना क्या है, हमें समझना है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में किस तरह से CO2 H2O कहाँ यूज़ होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। एनाटॉमी समझ में आ गई। अब शुगर कहाँ बनती है पहले इसको समझो। देखो शुगर बनती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आप देखो स्ट्रक्चर समझ चुके हो। तो ये जो स्ट्रोमा पार्ट है, येलोइस फ्लूइड जो कलर है, इसमें बहुत सारे एंजाइम और बाकी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसको नाम दिया जाता है RuBP। ये बेसिकली 5 कार्बन कंटेनिंग एक पदार्थ होता है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। जब इसके साथ एटमॉस्फेयर से ली गई CO2, कहाँ से ली जाती है CO2? एटमॉस्फेयर से जुड़ती है, तब इस स्टेप को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक, तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, 5 कार्बन युक्त पदार्थ से जब CO2 मिलती है तो ये 6 कार्बन युक्त पदार्थ बनाती है, या कह सकते हैं 6 कार्बन युक्त के दो अलग अलग पदार्थ होते हैं, मतलब 3 कार्बन वाले अलग अलग दो पदार्थ बनते हैं। इनको नाम दिया जाता है PGA। ठीक, तो टर्मिनोलॉजी ना याद रहे कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ इसका एक फ्रेम समझना है, याद रखना। तो ये 3 कार्बन युक्त PGA आगे चलकर ATP और NADPH इससे ऊर्जा लेता है और बनाता है शुगर, मतलब शर्करा। और फोटोसिंथेसिस में बनानी क्या थी, यहाँ से देखो शुगर ही तो बन रही है। तो अब तक हमें दो चीज़ें समझ में आई, कार्बन कहाँ किस तरह से यूज़ हो रही है, शुगर कैसे बन रही है। ज़्यादा देखो ये बेसिक लेक्चर है तो इसमें ज़्यादा डीप में तो जाने की ज़रूरत है नहीं। नीट और PMT वालों के लिए लेक्चर ये है नहीं, ये लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ वनडे कॉम्पिटिशन्स वालों के लिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से उठता है तो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुगर का फॉर्मेशन हो गया, कब हुआ, जब 3 कार्बन युक्त जो प्रोडक्ट बना था CO2 के या कार्बोक्सिलेशन के बाद, जब उसने ऊर्जा ली ATP से NADPH से, तब उसने निर्माण कर दिया शुगर का। ठीक, तो ऊर्जा देने के बाद ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और NADP कन्वर्ट हो जाता है NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP में। इतना समझ लो। पहले यहाँ पे 3 फॉस्फेट थे, अब 2 ही रह गए, क्योंकि एक फॉस्फेट का अणु जब निकला तो उसमें ऊर्जा मुक्त हुई, जो कि ऊर्जा यूटिलाइज कहाँ हुई, शुगर में। इस स्टेप को कहते हैं रिडक्शन। याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं है। पहला स्टेप क्या था, कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, उसके बाद शर्करा का फॉर्मेशन हो गया।
तो यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल बना, इसमें से कुछ शुगर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाते हैं, किसके लिए, सॉरी शक्तिमान, यूटिलाइज मतलब ऊर्जा के लिए, क्योंकि बेसिकली शुगर निर्माण का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्लांट के अलग अलग भागों को ऊर्जा प्रदान करना। तो ये किस लिए यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइज फॉर एनर्जी। ठीक, लेकिन सीधे सीधे तो यूटिलाइज होते नहीं है, इसकी भी एक प्रोसेस है, वो क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में फिर इसको तोड़ा जाता है, फिर एटीपी बनाए जाते हैं और फिर वो एटीपी यूज़ किए जाते हैं ऊर्जा में। तो इसकी बात करेंगे हम रेस्पिरेशन के लेक्चर में कभी। अभी हम कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स शुगर के यूटिलाइज हो गए, बाकी मॉलिक्यूल्स शुगर के रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा, रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या बनाएंगे, फिर से RUBP। तो स्टेप नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, स्टेप नंबर 2 रिडक्शन और स्टेप नंबर 3 रीजनरेशन। ठीक है, 3 स्टेप में शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हमें इतना तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें CO2 कहाँ यूज़ हो रही है और शुगर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत से क्वेश्चंस जिनमें कि हम कह सकते हैं H2O का यूज़ कहाँ हो रहा है, लाइट का अभी कोई जिक्र ही नहीं आया, ऑक्सीजन के सिस्टम में रिलीज हुई ये भी अभी हमें पता नहीं चला। तो वो अभी हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, 2 चीज़ें क्लियर हो गई हमारी रिएक्शन से। तो अगला सवाल हमारा आता है कि बाकी जो लाइट और पानी का कोई जिक्र नहीं हुआ, ऑक्सीजन का कोई जिक्र नहीं हुआ, वो कहाँ होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो उनका आंसर मिलेगा जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ATP और NADPH जो कि यहाँ यूज़ किए गए शुगर निर्माण के लिए, शर्करा निर्माण के लिए, इनका निर्माण कहाँ होता है, ये कैसे बनते हैं, ये कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम फिर से अपने एनाटोमी में चलते हैं। एनाटोमी मतलब आंतरिक संरचना में क्लोरोप्लास्ट, ग्रेना, थाइलेकोइड और थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर। ये है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में बेसिकली क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के समूह होते हैं, समझा ध्यान से। ठीक, और इन समूह में एक सेंटर में क्लोरोफिल होता है जो सबसे मेन होता है दोनों समूह में। ठीक है, तो होता क्या है, जब सूर्य की लाइट इन सेंटर्स वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर एक्साइट हो जाता है और एक्साइटेड होने के बाद में यहाँ से जंप करके कूद जाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लोरो, ध्यान रखो, ध्यान से समझो इसके अच्छी तरह से कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ये क्या है, क्लोरोफिल्स पिगमेंट या वर्णकों का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोरो, ओह वो तो लिख ही दिया मैंने, फिल्स। ठीक, सेंटर में जो मेन क्लोरोफिल है वो कौन सा होता है, ये होता है क्लोरोफिल A। इसको ऐसे कर देते हैं, क्लोरोफिल A, समझ जाओगे। ठीक, तो ये सेंटर वाला जो क्लोरोफिल A है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है सूरज की, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर कूद जाता है। ठीक है, और इस कूदे हुए इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है वो करता है NADP। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होता है उसी टाइम पे NADP एक प्रोटॉन उठाता है, कहाँ से, स्ट्रोमा से। ये बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, और इस प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन को लेकर ये कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। तो NADPH कैसे बना, समझ में आ गया कि जैसे ही सूरज की लाइट पत्ती पर पड़ी, पत्ती का मतलब क्लोरोप्लास्ट पर पड़ी, क्लोरोप्लास्ट का मतलब थाइलेकोइड पर पड़ी, और थाइलेकोइड पर पड़ने का मतलब थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल जो है उन पर पड़ी। तो जैसे ही क्लोरोफिल पर लाइट पड़ी, ये फोटॉन्स से ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, या इसका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा एब्जॉर्ब करके कूद जाता है और पहुंचता है किसके पास में, NADP के पास में। तो NADP है एक तरह का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
अब सवाल ये है कि लाइट जब दोबारा इस क्लोरोफिल पर पड़ेगी तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर निकल गया, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक इससे अगला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कूद के बाहर निकलेगा नहीं और अगले NADPH का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो डेफिशिएंसी होगी वो कहाँ से आएगा? वो आता है क्लोरोफिल ए से, क्योंकि लाइट जैसे यहाँ पड़ रही है वैसे ही क्लोरोफिल ए पर भी पड़ेगी। तो जैसे ही लाइट क्लोरोफिल ए मतलब दूसरा समूह है, इसको हम कह सकते हैं समूह 1, उसको बोलते हैं समूह 2। साइंस में इनको नाम दिया जाता है LHC1 और LHC1 और LHC2। LHC का मतलब हुआ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब ग्रुप ही होता है क्लोरोफिल्स के ऐसा समूह जो सूरज की रोशनी से ऊर्जा को अवशोषित करे, उसको लाइट हार्वेस्ट बोल देते हैं। लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है मतलब लाइट की ऊर्जा को यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो जब सूरज की लाइट क्लोरोफिल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब दूसरे समूह पर पड़ती है तो इसका क्लोरोफिल ए अपने अंदर लाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर एक्साइट हो जाता है और फिर कूद जाता है बाहर की तरफ। ठीक, और बाहर की तरफ जब कूदता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसके पास पहुँचता है। जैसे उसके पास पहुँचेगा इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर देता है, पास कर देता है किसी दूसरे के पास में, नेक्स्ट के पास में। ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा समय तक ये रोक नहीं पाएगा, तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे सब्सटेंस में चला जाता है, फिर दूसरे से पास कर जाता है कहाँ, LHC1 या उस क्लोरोफिल समूह के पास में जिसको हमने नाम दिया है LHC1। तो बेसिकली हो क्या रहा है, लाइट से इलेक्ट्रॉन या लाइट से ऊर्जा दी जा रही है किसको, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को। जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में ऊर्जा अवशोषित होती है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, और जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग पदार्थों के जरिए वो एक सर्किट बनाता है या पाथ बनाता है जिसमें वो मूव करता जाता है। ठीक, बात आगे समझ में? तो फर्स्ट मतलब पहले समूह में जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो पूरी कैसे होगी, जब इसने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव कर लिया, क्लोरोफिल 2 का जो समूह था वहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन से, या वहां से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को जब इसने रिसीव कर लिया। बात आ रही समझ में इतनी? तो अब समझो ध्यान से, जैसे पहले समूह LHC1 के पास इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहाँ से हुई, समूह 2 से आने वाले इलेक्ट्रॉन से। ठीक इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन 2 से एक जब समूह 2 से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो कैसे पूरी होगी, वो पूरी होगी किससे, वाटर के मॉलिक्यूल से। तो होता क्या है कि थाइलेक्वाइड की इनर साइड में पानी के 2 मॉलिक्यूल टूटते हैं और ये बनाते हैं 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 2H2 2 दूनी 4, तो 4 प्रोटॉन हो गए। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ये फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लोरोफिल ए के पास में। कौन सा क्लोरोफिल ओ, LHC2 दूसरा समूह जो है उसके पास में इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, ये साइकिल दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि जो फाइनली इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है, पानी का मॉलिक्यूल। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत अच्छे से समझना, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, NADPH। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अगर बहुत कम शब्दों में इसको समराइज किया जाए तो वो ये होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में शुगर का फॉर्मेशन जो हुआ और शुगर फॉर्मेशन के लिए जो NADPH और ATP यूज़ हुए उनका फॉर्मेशन होता है बेसिकली थाइलेक्वाइड में एक रिएक्शन के दौरान।
और उसमें होता क्या है कि जैसे ही लाइट पड़ती है अलग अलग क्लोरोफिल्स पर, तो उन क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, मतलब करते नहीं है, ऑटोमेटिकली जब लाइट पड़ती है तो लाइट एब्जॉर्ब होकर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर जंप कर जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक सर्किट बनता है जिससे जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलकर दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। तो एक तरह की ये जेड स्कीम पाथवे बन जाता है, और जेड स्कीम पाथवे के द्वारा होता है NADPH का निर्माण। लेकिन इसमें ATP का निर्माण कैसे हुआ वो हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें समझ में आ गई, वो क्या, वो ये कि जो हमने अभी रिएक्शन की बात की थी फोटोसिंथेसिस में, देखो CO2 कहाँ यूज़ हुई हमें समझ में आया, ठीक है। शुगर का फॉर्मेशन कहाँ हुआ ये हमें समझ में आ गया। इस स्टेप में शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये सारी प्रोसेस, ये हो रही है स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा कहाँ है, ये है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक द्रव, ठीक है। इसके बाद हमें समझना क्या था कि पानी का जिक्र कहाँ हुआ, लाइट की ज़रूरत कहाँ पड़ी, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज हुआ। और साथ ही साथ इनका आंसर हमें तब पता चला जब हमने जानने की कोशिश की ATP और NADPH का फॉर्मेशन कहाँ हुआ। तो अब फिर से अपने इस पे प्रोसेस पे आते हैं। देखो ध्यान रखो, ATP का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, अभी सिर्फ हमें वो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया कि लाइट का यूज़ कहाँ हुआ। तो लाइट का काम होता है ऊर्जा देकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना, ठीक है। यहाँ भी लाइट यूज़ हो रही है, दोनों जगह लाइट यूज़ हो रही है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में, ठीक। पानी का यूज़ कहाँ हुआ वो भी हमें पता चल गया, जब थाइलेकोइड के अंदर पानी टूटता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तब वहाँ से 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है इसका भी हमें आंसर फाइंड आउट हुआ कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है, मुक्त होती है, वो बेसिकली पानी से होती है। और इसमें एक एलिमेंट है, मिनरल है, जिसको कह सकते हो एलिमेंट कह सकते हो, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है या मुख्य भूमिका होती है, जिसको हम कहते हैं Mn, मैग्नीज, ठीक है। तो पानी के टूटने में फोटोलाइसिस ऑफ जो वाटर होता है, इसमें मैग्नीज की मुख्य भूमिका होती है, ये याद रखना। बात आ गई समझ में। ऑक्सीजन रिलीज कहाँ होती है ये भी समझ में आ गया। अब बचा है सिर्फ ATP का निर्माण कैसे होता है। तो समझो, जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से होते हुए जब एक अपने पाथवे में मूव करते हैं, तो उस स्टेज में क्या होता है, देखो समझो, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल A से निकले, किसी दूसरे पदार्थ पे पहुंचे, जिसने उसको एक्सेप्ट किया और इसने तीसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो बीच का जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है सिस्टम 2 से सिस्टम 1 में, इसका काम क्या करता है, ये जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो साथ ही एक प्रोटॉन को भी लेता है स्ट्रोमा साइड से। ये बाहर का जो मीडियम है इसको मान लो आप स्ट्रोमा है, क्योंकि थाइलेकोइड स्ट्रोमा में ही रहते हैं ना। मान लो ये स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा से इसने एक प्रोटॉन उठाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है सिस्टम 1 को, उसी समय प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देता है अंदर की तरफ। तो हुआ क्या, इस अंदर मीडियम जो है, थाइलेकोइड के अंदर जो मीडियम है या ल्यूमेन जो है, कैविटी जो है, इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है और स्ट्रोमा में बाहर प्रोटॉन की संख्या कम होती जाती है, ठीक है। अंदर तो बढ़ रही है लेकिन बाहर कम हो रही है। कम होने की वजह क्या हुई, एक तो ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ भी प्रोटॉन एब्जॉर्ब होकर अंदर छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा, जब NADP से NADPH बनता है तो वहाँ भी प्रोटॉन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन कम हो गए। तो अगर माने कि दोनों के अंदर 10-10 प्रोटॉन थे, तो 2 यहाँ यूज़ हो गए, तो यहाँ बचे सिर्फ 8, तो 10 और 8 का अंतर हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, साइकिल जब चलती रहती है तो इस प्रोसेस में अंदर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है और बाहर कंपेरेटिवली नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता जाता है। तो जब ये प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने की प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज करते हैं और उसी ऊर्जा को यूज करके ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। आगे बात समझ में। और बाहर निकलने की जो इसकी मैकेनिज्म है वो इतनी आसान नहीं है, उसमें एक तरह की स्पेशल प्रोटीन होती है कुछ इस तरह से, और उस स्पेशल प्रोटीन के जरिए जब ये बाहर निकलते हैं तो ऊर्जा मुक्त करते हैं और उस ऊर्जा से फिर ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमारे सारे आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। कौन कौन से, हमने कोशिश की यहाँ पे समझने की कि फोटोसिंथेसिस में, अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है लाइट एंड डार्क रिएक्शन। अब इसको समझ लो।
लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। तो देखो लाइट जहाँ सीधे सीधे यूज़ हो रही है, यहाँ लाइट सीधे सीधे यूज़ हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, ये डायरेक्टली डिपेंड है ऑन लाइट, इसीलिए इसको बोल देते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। लेकिन जब शुगर का फॉर्मेशन होता है, अभी हमने पढ़ा था ना, शुगर के फॉर्मेशन में कहीं डायरेक्टली लाइट का यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। और ये हो कहाँ रही है, स्ट्रोमा में हो रही है, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं है, बट लाइट से जो प्रोडक्ट बने एटीपी और NADPH उन पर डिपेंड है, बट डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं है, डायरेक्टली लाइट का यहाँ कोई रोल नहीं है, इसलिए इसको बोल देते हैं डार्क रिएक्शन। इसको हमने पहले समझा, इसका मतलब ये नहीं कि पहले ये होती है, हमने इसको बैकवर्ड मूवमेंट में समझा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पहले काम होता है वो तो यही होगा ना, ATP और NADPH का फॉर्मेशन। तो अगर आप सीरियल में देखो, इसीलिए मैंने ऊपर भी लिखा है, ध्यान से समझो, ये देखो यहाँ पे पहले लाइट रिएक्शन लिखी है मैंने, फिर डार्क रिएक्शन। बट समझना हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में इसलिए स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक हो जाए कि शुगर बनती है तो कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ठीक है, वो समझ लिया। CO2 कहाँ यूज़ हो रही है ये भी समझ लिया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में जब हम एक स्टेप और पीछे है, लाइट रिएक्शन जब हमने पढ़ा जहाँ लाइट का सीधे सीधे रोल है, तब हमें समझ में आया कि वहाँ किस तरह से लाइट रोल प्ले कर रही है फोटोसिंथेसिस में, किस तरह से लाइट रोल प्ले कर रही है बाकी अन्य चीज़ों में, ठीक है। तो प्रकाश सीधे सीधे शुगर फॉर्मेशन नहीं करता है, लाइट बेसिकली क्या करता है, NADP का फॉर्मेशन करता है और ATP का फॉर्मेशन करता है, और ये NADP और ATP यूज़ होते हैं शुगर के निर्माण के लिए, कब, जब CO2 एटमॉस्फेयर से ली जाती है, ठीक है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन का गैप क्रिएट हो रहा है अलग अलग सिस्टम में, उन इलेक्ट्रॉन के गैप को कंटिन्यूस सप्लाई बनाने के लिए पानी टूटता है, और यहीं से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, ठीक है। तो पानी का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि पानी दो काम कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। और इसमें रोल कौन सा प्ले कर रहा है एलिमेंट, मैंगनीज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा एक जर्नल व्यू, या कह सकते हो जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़े से टेक्निकल शब्द यहाँ पे यूज़ करने पड़े हैं, बट वो ज़रूरी थे, उनके बिना ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में, अगर किसी ने लास्ट तक लेक्चर देखा है तो कोशिश करेंगे उसको अलग से एक सेशन लेके उसको क्लियर करने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऐश करिए।